हेलो। हेलो। ये है ठीक है, ठीक है। एक बार देख लेना तो आवाज आ रहा है क्या? आवाज चेक कर लेना। आवाज आवाज ठीक है। चलिए, तो आज हम पहला सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सेल बायोलॉजी से। क्योंकि देखो, बेसिक जो है सब चैप्टर का क्या है हमारा? सेल है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? हमारा जेनेटिक्स। जैसे कि आप बायोकेमिस्ट्री में जाएंगे आगे तो वहां से क्वेश्चन हमारे केवल 30 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं पुराने सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, जेनेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आगे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, ठीक है ना, मेंडलिज्म वाला जेनेटिक्स है। इसके अलावा बायोटेक भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इसी में हम पढ़ेंगे क्या चीज? बायोमोलिक्यूल्स। तो कुल मिला के अभी जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो 50 नंबर का रहेगा सीधा सीधा। सबसे बड़ा टॉपिक है। तो जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ये पूरा आधा 12th का सिलेबस क्या करता है और 11th का सिलेबस कवर करता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th एनसीईआरटी
सेल। हाँ दे दो ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहला 11th एनसीईआरटी, और 11th के एनसीईआरटी में याद रखो पहला टॉपिक है हमारा सेल। तो सबकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे, है ना, सेल। और सबसे बेसिक यूनिट बात करें तो क्या है बताओ, सेल ही है। अब जब हम चलते हैं इवोल्यूशन पे, तो इवोल्यूशन पे आपको पहला क्वेश्चन तो मन में यही आएगा कि लाइफ में पहली बार फर्स्ट जो लाइफ है या फर्स्ट ओरिजिन जो है वो क्या है बताइए, एक छोटी से स्ट्रक्चर से हुई है, उसे हम कहते हैं सेल। तो एक बात बताइए मुझे, सेल जो है वो किससे बना है पहली बार? यदि मैं क्वेश्चन पूछूं हमारा जो सेल है या हमारी जो ओरिजिन है इवोल्यूशन के दरमियान किससे बनी है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से या फिर लिविंग स्ट्रक्चर से? तो हमारे मन में सवाल आएगा, क्या हम सबसे पहला सेल, एकदम पहली बार जो इवोल्यूशन में सेल बना था, तो सबको पता है वो जो है हम आज भी उस थ्योरी को क्या मानते हैं बताओ, सही मानते हैं, वो जो बना है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं कोएसर्वेट। क्या बोलते हैं? कोएसर्वेट। हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे इसे। तो इस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताइए? कोएसर्वेट। क्या बोलते हैं? कोएसर्वेट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर था कि नॉन लिविंग था? नॉन लिविंग। तो पहली बार जो ओरिजिन हुई है सेल की वो क्या है, बायोजेनेसिस है कि ए बायोजेनेसिस है? तो ये थ्योरी कहती है कि हमारी जो सेल बनी है ए बायोजेनेसिस है। क्या है बताइए? ए बायोजेनेसिस है। तो यह हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो आज हमारा पूरा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेल कैसे बना और कैसे वो आगे बढ़ा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट में। पहला क्वेश्चन आप एनसीईआरटी जब पढ़ें तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये आपको एक फोटो दिख रहा है, इनका नाम है जीएन रामचंद्रन। बहुत सारे फादर आपको याद रखने रहते हैं, तो वैसे यहाँ पर एक फोटो आपको दे रखा है, इन्हें याद रखें, जरूर इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है जीएन रामचंद्रन। क्वेश्चन आएगा इन्होंने किस क्षेत्र पे काम किया था? अब तीन बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, तो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, एक होता है प्रोटीन, और एक होता है हमारा क्या बताओ, लिपिड। तो बताइए इन्होंने किसके बारे में बताया था? तो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट के प्रोटीन के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन पूछेगा इन्होंने प्रोटीन के बारे में बताया, और याद रखना कौन से स्ट्रक्चर को बताया था। प्रोटीन में भी तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है ना, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, और इसका 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी होता है। तो इन्होंने जनरली स्टडी तो किया था, यहाँ एक लाइन लिखा है, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इन्होंने पब्लिकेशन मॉडल ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड क्या है, बीटा सीट स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टेड हैज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो लिखा है कौन सा प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। तो यहाँ पर उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था वो कौन से, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा प्रोटीन है, तो आंसर है कोलेजन प्रोटीन। लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया, दुनिया में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल किंगडम पूछेगा, मतलब एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो आंसर क्या है बताइए यहाँ पर, कोलेजन। क्या है बताइए? कोलेजन। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तब आंसर जाएगा क्या बताओ, रूबिस्को। तो ये है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड पूछेगा तो हम आंसर क्या लगाएंगे बताओ, रूबिस्को लगाएंगे। लेकिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल किंगडम पूछेगा तो क्या लगाएंगे बताओ, कोलेजन। कोलेजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, रूबिस्को। रूबिस्को
जो आप लोग को पता है कौन से साइकिल में आप पढ़ेंगे से आगे जाकर C3 साइकिल में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बताओ? C3 साइकिल में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाले क्या होते हैं बताओ? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाले एंजाइम होते हैं। कौन से साइकिल में? C3 में भी होता है, C4 में भी तो C3 चलता है ना। खैर अभी ध्यान रखें, GN रामचंद्रन ने किसके बारे में खोजा था बताओ? प्रोटीन के खोज में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने क्या की थी बोलो? निभाई थी। ठीक है, चलिए तो अब सेल की बारे में बात करते हैं। तो सेल की पहले ओरिजिन देख लेते हैं कि सेल की ओरिजिन कैसे हुई है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सेल जो बना है वो आज से कई हजार साल पहले बना है, वो सब अपन पढ़ेंगे उसको इवोल्यूशन में। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पर ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में। ओरिजिन ऑफ सेल, सेल के बारे में यदि बात करें तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सेल कैसे बना होगा। तो कई सालों पहले जब इवोल्यूशन हो रहा था तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हुए होंगे। शुरू का टेम्परेचर कैसा रहा होगा? बहुत ज्यादा हाई। धीरे धीरे ये टेम्परेचर कम हुआ होगा। फिर क्या हुआ होगा बोलो भाई? बादल बना होगा। मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बाकी ये सबको अपन इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। बादल बना होगा। फिर क्या हुआ? टेम्परेचर कम होने से ये क्या होगा? पिघला हुआ होगा। और ये धीरे 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 पानी बन के क्या होगा? वर्षा होगा। और क्या बन गया होगा बताइए? समुद्र बना होगा। अब याद करिएगा, मैंने कहा है कि जितने भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये शुरू में क्या कर रहे थे बताओ? केमिकल रिएक्शन। हमारा इवोल्यूशन जो हुआ है वो कैसा इवोल्यूशन हुआ है? जल्दी से बता दो। केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एक सेकेंड ना, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपस में केमिकल रिएक्शन किए होंगे। और केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाए होंगे बताओ जल्दी से? सबसे पहले बनाए होंगे क्या चीज बताइए? सिंपल मोनोमर स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो क्या बनाए होंगे? मोनोमर शुरू में जुड़े होंगे, तो सिंपल है। फिर उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बना होगा बताओ इसका? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना होगा। तो बताइए, पहले बना होगा सिंपल, फिर बना होगा कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में हम बता दें क्या क्या बना होगा बताओ जल्दी से? सिंपल में बना होगा जैसे मोनोसेकेराइड, C6H12O6 वाला। वैसे ही क्या बना होगा यहाँ पर? अमीनो एसिड। और वैसे यहाँ पर क्या बना होगा बताओ? बहुत सारे क्या बोलते हैं फैट्स क्या होंगे बोले? उसके छोटे छोटे कंपोनेंट बने होंगे। ये आगे जाकर नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, और एक और आता है हमारा, क्या बताओ? फॉस्फेट। ये तीनों मिल गए। जब नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट तीनों जब मिल गए होंगे, सब इन्हीं से केमिकल रिएक्शन से मिलकर बन रहे हैं। तो ये आगे जाकर क्या बनाया पहली बार दुनिया में बताइए? दुनिया में फर्स्ट जो बना था वो न्यूक्लिक एसिड है। और ये न्यूक्लिक एसिड जो पहला बना था वो कौन सा था बताओ? आरएनए। कौन सा बना था बताओ? आरएनए। अब मुझे बता सकते हो आरएनए जीवित है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बताओ। सॉरी, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है? हम क्या वायरस को जीव मान सकते हैं? बताओ, आंसर बताओ। क्या वायरस को जीव मान सकते हैं हम लोग? बताइए, वायरस को क्या जीव मान सकते हैं? अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा अंबिकापुर में एक गांव है जहां पर क्या हुआ है बताइए? एक पूजा पाठ चल रहा था, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, जैसे आ, जो वहां गोट था, जो बकरा था, उसको क्या कर देते हैं? बलि देते हैं पूजे वाले में, है ना।
तो 400 गांव ने उसे खाया, वालों ने खाया, और पता चला कि कुछ सप्ताह पहले उस बकरी को क्या काट गया है बताइए, एक डॉग काट गया है। अब बताइए, क्या उसे गर्म करने पर, क्या रेबीज वायरस यदि आया है बकरे में, तो क्या गर्म करने पर बकरे में जो रेबीज वायरस आया है क्या वो नष्ट हो जाएगा, या फिर उन 400 लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा? समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो कई लोग ये थ्योरी देते हैं कि यदि बहुत ज्यादा हीट होगा या अच्छे से पका होगा तो वायरस क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अरे वायरस खुद है ही नहीं जिंदा, वो तो खुद कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। समझ रहे हैं? तो नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म का यदि कनेक्टिंग लिंक है तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो जिंदा जीव खोजता है, वो तो दोनों के बीच का लिंक है। जहां उसको जिंदा जिंदगी मिला वो उसके साथ कनेक्ट होकर अपना लाइफ क्या कर लेगा बोलो, आगे बढ़ा लेगा। तो कुल मिला के उसे 400 गांव वालों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ा, या जितने लोगों ने उसे खाया था उन सबको वो इंजेक्शन लगवाना पड़ा। हाँ, बैक्टीरिया जैसे आप इंजेक्शन पुराने जमाने में देखते थे, गांव में डॉक्टर आता था, एक ही इंजेक्शन को बार बार क्या करता था, यूज करता था, तो वो बैक्टीरिया है। हाँ, तो बैक्टीरिया को आप गर्म पानी में करेंगे तो वो हीट किल्ड हो सकता है बैक्टीरिया, है ना, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता वायरस, याद रखिएगा। तो लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के बीच का कनेक्टिंग लिंक है हमारा वायरस। तो बताइए वायरस में क्या होता है? जो शुरू में स्ट्रक्चर बना था वो आरएनए था, यहां पर अमीनो एसिड आगे जाकर क्या बना लिया बताओ, प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या बना लिया, प्रोटीन, और मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड मिलकर क्या बना लिया बताओ, कार्बोहाइड्रेट। और यहां से बन गया क्या बताओ, फैट, या इसी को कहा जाता है लिपिड। ये इसी को क्या कहा जाता है, फैट, या फिर क्या बोलते हैं, लिपिड कह देते हैं। दोनों के बीच की कड़ी है, सही बात है। उसके बाद है नेक्स्ट, तो हमारे पास बन गया सबसे पहले क्या बताइए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहा जाता है, सबसे पहले हमने जो देखा है वो स्ट्रक्चर जो बना है वो बाइलिपिड है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं बाइलिपिड। लिपिड बनता है और लेयर बना लेता है किसके रूप में बताओ, दो ठो, एक ऊपर भी और एक नीचे भी, तो इसको लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको हम सबसे पहले बनते हुए देखें तो सबसे पहले क्या बना पूछ रहा है, तो बताओ जल्दी से। सबसे पहले बना है हमारा आरएनए। क्या बना है, आरएनए। तो ये आरएनए जो बनता है वो है आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। आगे जाकर इसमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ होगा, और मॉडिफिकेशन होकर यही आरएनए फिर क्या में बदल गया होगा बताओ, डीएनए में। और पहली बार जो डीएनए बना होगा वो डबल स्ट्रैंडेड था, मैं यदि बात कर रहा हूं, और कैसा था बताओ, सर्कुलर था। कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये नेकेड था, याद रखिएगा। फर्स्ट जो बैक्टीरिया सेल है या मोनेरा है तो उसमें किस तरीके का डीएनए देखने को मिलता है बताओ, डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है और नेकेड होता है। और आगे आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे हम इसका इस्तेमाल किसकी तरह करते हैं, प्लाज्मिड की तरह करते हैं। तो व्हाट इज द प्लाज्मिड, द प्लाज्मिड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। और इसका इस्तेमाल हम किस रूप में करते हैं, जल्दी से बताओ। किसी भी मन चाहे जीन को ट्रांसफर करने के लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा लिया जाता है क्या बताओ, ई कोलाई। क्या लेते हैं बताओ, ई कोलाई का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे पढ़ेंगे बहुत सारे वेक्टर अपन प्लाज्मिड लेते हैं डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए। तो बताइए हमारा मोनेरा या बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, पहला क्वेश्चन आएगा, डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर, नेकेड। यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये दो डीएनए हैं, इसके साथ ही साथ
यहाँ पर पहली बार क्या बना था, आरएनए बना था। और आरएनए भी फर्स्ट आरएनए कौन सा था, जल्दी से बताओ। फर्स्ट आरएनए जो बना था वो कौन सा था बताओ, 5SR आरएनए, याद रखिएगा। और इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं बताओ, यूनिवर्सल आरएनए। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल आरएनए। और याद रखिएगा ये आरएनए फिर प्रोटीन बना था, उसके साथ कंबाइन हो गया, और ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर बताइए कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, जल्दी से आंसर बताइए। यूनिवर्सल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा। मैं यहाँ पर छोटा सा उसका फोटो भी बना देता हूं, आपको बताना है कि ये इसके साथ मिलकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये सब शुरुआत हो रहा है, तब की बात हम कर रहे हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताइए क्या बनेगा यहाँ पर। यस, राइबोसोम। तो देखो ना, शुरू में आरएनए बना और प्रोटीन बना, तो फर्स्ट ऑर्गेनेली कौन सा बना था, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्गेनेली राइबोसोम। फर्स्ट ऑर्गेनेली क्या बना था, तो राइबोसोम बना था। जल्दी से बताओ, ये वो कोशिकांग है जिसमें मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है, ये याद रखना, नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और याद रखिएगा, राइबोसोम भी यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। क्या राइबोसोम भी यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है, क्या स्पेसिफिक किसी एक में पाया जाता है कि सब में पाया जाता है। तो राइबोसोम वो स्ट्रक्चर है जो सब में होगा, यूकेरियोटिक में भी होगा और प्रोकैरियोटिक में होगा। राइबोसोम को हम एक फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, याद है, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन का फॉर्मेशन यहीं पर देखने को मिलता है। राइबोसोम आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन सबसे पहले जो बना था वो क्या बना था पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 70S। क्या बोलेगा, 70S। तो ये जो हमारा राइबोसोम है वो कैसा है बताओ, 70S है। अच्छा, एक बात याद रखना, यदि मैं बात करूं सबसे शुरू में, फर्स्ट सेल में, तो ये जो न्यूक्लियस है वो हमको वेल डेवलप्ड दिखाई नहीं देता है। तो पहला जो न्यूक्लियस बना था वो क्या था, अनडेवलप्ड था, और पहली बार बना, इसलिए इसे क्या कहा गया था बताओ, प्रो कहा गया था। इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब फर्स्ट और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो फर्स्ट न्यूक्लियस बना था, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उसका नाम न्यूक्लियस नहीं है, याद रखिएगा, न्यूक्लियोइड है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहली बार बना है वो हमारा क्या बना है बताओ, ये स्ट्रक्चर बना है, इसके चारों तरफ क्या थे बताओ, प्रोटीन स्ट्रक्चर थे। सेल मेम्ब्रेन में कुछ बीच में धसे हुए थे, तो कुछ क्या थे बताओ, पेरीफेरल बाहर साइड, और कुछ अंदर साइड, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन थे, कुछ पेरीफेरल प्रोटीन थे। और याद रखिएगा, यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर में क्या था बताओ, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता था। आप लोग इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ेंगे आगे जाकर, कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसका सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो बताइए, ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, एक साथ में यदि ये रेड कलर में बना रहा हूं तो इसे हम एक साथ क्या बोलेंगे बताओ। ये तो हमारा लिपिड बाइलेयर हो गया, अरे यस या नो बोलो। ये हमारा ये जो पट्टी बना रहा हूँ ये लिपिड बाइलेयर है एक प्रकार से देखा जाए तो। और ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, और ये क्या है बोलो, कार्बोहाइड्रेट है। फिर से बोलो, ये वाला हमको क्या दिख रहा है, लिपिड दिख रहा है, ये प्रोटीन दिख रहा है, और ये कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है। इन तीनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनता है, पहली बार जो बना वो बना है हमारा, बताइए कौन सा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्या बना है, सेल मेम्ब्रेन।
तो बताइए सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा परसेंट किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन में परसेंट किसका ज्यादा होता है? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन आएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन किसका बना है, तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन कितना परसेंट? 60%। फिर 40% क्या होता है? लिपिड। थोड़े से अमाउंट में होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो 60-40 का रेशियो ध्यान रखिएगा, याद रखना है 60-40 का रेशियो। ठीक है, तो मुझे बताओ आरबीसी जो सेल मेम्ब्रेन बनाती है उसका परसेंट बताओ, उसमें प्रोटीन और लिपिड का परसेंट बताओ। ये क्वेश्चन आता है आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी। जल्दी बताओ। 52-40। 52% क्या होता है और 40% क्या होता है, और यहाँ पर 8% क्या होता है? तो यहाँ पर 8% कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, 8% क्या है बताओ? कार्बोहाइड्रेट है। और 52% क्या है? 52% क्या है? ये दोनों अच्छे से याद रखना, वो आगे पीछे मत कर देना। लिपिड है कि फैट है, इस बात का ध्यान रखना कि आपको क्या दिया है, लिपिड दिया है कि फैट दिया है, फैट दिया है कि लिपिड दिया है। आगे पीछे कंपोजिशन को ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बता सकते हो राइबोसोम फैक्ट्री फिर किसको बोलते होंगे? राइबोसोम फैक्ट्री किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। आगे पढ़ेंगे। तो पहली बार जो स्ट्रक्चर बना था वो क्या था बताइए? यूकेरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? फर्स्ट सेल जो बना था वो तो प्रोकैरियोटिक। सेल मेम्ब्रेन कैसे बनता है और इस तरीके से लाइफ फिर क्या होती है आगे स्टार्ट होती है। मैच्योर होगा, फिर न्यूक्लियस आ जाएगा, फिर यूकेरियोटिक बन जाएगा। तो ये इस तरीके से चक्र चलता है। अब बताओ सेल जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा बताओ? सेल जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। टिश्यू जब मिलेगा तो क्या बनेगा बताओ? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन जब बनेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। अभी तो सब जगह पढ़ाया जाता है ना। और ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इस तरीके से। तो सेल टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन गया। बोलो ठीक है। और याद रखना जब इवोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में दे बताइए सबसे पहली बार जो सेल बना है बताओ, उस फर्स्ट सेल का नाम बताइए जो हमने देखा था। तो याद करो जीवन जो स्टार्ट हुआ है वो कहां से है बताओ? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। और ये साइनोबैक्टीरिया में हायर प्लांट की तरह क्या पाया गया था? क्लोरोफिल ए, जिन्होंने पहली बार वाटर का इस्तेमाल किया और फोटोसिंथेसिस किया और क्या बनाया बताओ? ऑक्सीजन। और ये फिर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में पॉसिबल हुआ, तब स्टार्ट हुआ क्या बताओ? ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन आ गया होगा तो पहली बार जो खाना है वो क्या था रहा होगा? शुरू में जो खाना खा रहा था इंसान पहली बार वो क्या था? हेट्रोट्रॉफिक रहा होगा कि ऑटोट्रॉफिक रहा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है हेट्रो। और हो सकता है केमिकल का इस्तेमाल कर रहा हो तो हेट्रो कीमोट्रॉपिक रहा होगा। उसके बाद जब जरूरत पड़ी तब क्या हुआ होगा बताओ? प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया होगा। और प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके, प्लांट ने नहीं बल्कि बैक्टीरिया ने पहली बार क्लोरोफिल ए की वजह से
पानी से क्या बनाकर दिखाया बोलो, ऑक्सीजन, तो इसे बोला गया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से ही लाइफ क्या हुआ बोलो, पॉसिबल हुआ। तो फर्स्ट सेल कौन सा है पूछेगा, आंसर क्या है बताओ, यस ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या है बताओ, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ यहीं से हुआ था, और याद रखना सेल की शुरुआत भी क्या थी बताओ, यहीं से हुई थी। तो फिर बाद में बहुत सारे आए, जैसे एल्गी आया, एल्गी आया, एल्गी के बाद क्या आया बताओ, प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा के बाद क्या आया बताइए, एल्गी के बाद क्या आया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद क्या आया बताइए, फंजाई, फंजाई, फंजाई के बाद क्या आया है बताइए, एल्गी तो मेन है स्ट्रक्चर, यदि देखा जाए तो बेसिक शुरुआत यहाँ से हुआ है प्लांट में, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर फंजाई के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्लांट में बहुत सारे स्ट्रक्चर, प्लांट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये सीक्वेंस में आप लोग यदि देखें तो एल्गी के बाद, ये तो हमारे स्ट्रक्चर हैं सारे यूकेरियोटिक, एल्गी के बाद क्या है बताओ, ब्रायोफाइटा, ये है ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर क्या है बताओ हमारा जिम्नोस्पर्म, क्या है बताओ, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद क्या है बताओ, एंजियोस्पर्म, क्या है बताओ, एंजियोस्पर्म। तो हम लोगों को ना देखना है यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है, एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद हम क्या पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म। भले सेल बायोलॉजी का टॉपिक नहीं है, लेकिन इवोल्यूशन के लिए आपको ध्यान रखना है, पहले कौन आया, एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, एल्गी से भी पहले कौन आया पूछेगा तो क्या बोलेंगे बताओ, शुरुआत कहाँ से हुआ, साइनोबैक्टीरिया, या फिर यहाँ से क्या बोलते हैं, मोनेरा से। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेंगे बताइए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बताओ हमारे R.H. विटिकर, किसने दिया था, R.H. विटिकर। तो R.H. विटिकर थे जिन्होंने 5 किंगडम क्या दिया था बताइए, यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया था। तो याद रखें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और याद रख लेना एनिमल किंगडम में भी आपको सीक्वेंस याद रखना है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, एस्केलमेंथिस, प्लेटिहेलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा वाला जो लाइन है वो आपको अच्छे से याद रखना है। फिलहाल ये सब धीरे धीरे बने, हमें तो यहाँ पर बात करनी है किसके बारे में बताइए, सेल के बारे में। तो हम पूरी अब चर्चा किसके बारे में करेंगे बताओ, सेल के बारे में। तो बताओ सेल जो है वो किसने बताया था, तो ये तो सबको पता है, सेल की खोज किसने की थी बताओ, रॉबर्ट हुक साहब ने की है इसकी खोज। बताओ क्या था वो दिन, अभी देखो उस टाइम उतना अच्छा माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा था वो भी लिविंग नहीं था, वो भी कैसा था बताओ, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर देखा था। और जिसमें भी देखा था ये छत्ते के जैसा दिखाई देता था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, और ये होलो स्पेस स्ट्रक्चर देखने को मिला था, जिनको उन्होंने उस शब्द में क्या कहा था, सेल्यूला, क्या कहा था, सेल्यूला। और सेल्यूला को ही बाद में फिर क्या कह दिया गया बताओ, सेल। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा सेल की खोज किसने की थी, तो सेल की खोज करने वाले थे कौन बताओ, रॉबर्ट हुक। तो याद रखना उन्होंने लिविंग स्ट्रक्चर देखा था कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर देखा था, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर देखा था, और जिसको देखा था वो क्या था बताओ, सेल वॉल, क्या था बताओ, सेल वॉल। तो यदि लाइन आपको याद रखनी है तो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो क्या होता है बताओ, सेल वॉल। अब सेल वॉल अलग अलग होगा ना, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो प्लांट हो, ये तो बेसिक याद होना ही चाहिए, चाहे लोअर प्लांट हो, हायर प्लांट हो, लोअर प्लांट हो, फंगस हो, तो ये सब में क्या पाए जाते हैं, सेल वॉल होते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड लेयर अभी मैंने पढ़ाया वो हर एक लिविंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। बताओ
जो सेकेंड लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, हर सेल का एक लिविंग, ध्यान रख लो, सेल मेम्ब्रेन हर एक लिविंग सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यदि कोई जिंदा है तो उसे हम कहेंगे कि हाँ वो लिविंग स्ट्रक्चर है, सॉरी उसमें सेल मेम्ब्रेन है। एक क्वेश्चन बोलना भूल गया था, पहली बार आरएनए कौन सा बना था क्वेश्चन आएगा, तो आंसर क्या है? 5s आरएनए। लेकिन जीवन का ओरिजिन तभी हुआ होगा जब पहली बार कोई ना कोई एंजाइम की तरह काम किया होगा। मुझे जल्दी से बताइए वो कौन सा, देखो दुनिया में पहली बार तो आरएनए आया है, तो आरएनए कौन सा आरएनए है जिसने पहली बार एंजाइम की तरह काम किया? खुद एंजाइम बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रोसेस में जाना पड़ता होगा, पता है, डीएनए से एमआरएनए बनाओ, एमआरएनए से प्रोटीन बनाओ, फिर प्रोटीन अपने आप को फिर एंजाइम बनाएगा। लेकिन पहली बार इतना सारा प्रोसेस थोड़ी हो सकता था। तो बताइए किसने पहली बार है जो एंजाइम की तरह इस्तेमाल, एंजाइम की तरह काम किया होगा? बताओ वो कौन सा आरएनए था जो पहली बार एंजाइम की तरह काम किया? वो कौन सा आरएनए है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ में पहली बार इसकी तरह काम किया? तो आंसर क्या है? 23S आरएनए। और ऐसे एंजाइम को हम राइबोजाइम कहते हैं गाइस। इसे कहा जाता है राइबोजाइम। ये याद रखना, ऐसा एंजाइम क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। इस एंजाइम को हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। क्या ये बात ध्यान रहेगी? क्या कहा जाता है? राइबोजाइम। किसको बोलते हैं? 23S आरएनए को। यूनिवर्सल आरएनए किसको बोलेंगे? क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आरएनए को कहा जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो या जो भी आप पढ़ते हो तो उसका एक नोट्स बनाइए, और आप उसको 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो कि नहीं, इस तरीके से कॉपी में लिखते रहिए, क्योंकि बुक पढ़ना लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी है छोटा छोटा पॉइंट जो आप पढ़ सकते हैं और 5 मिनट में उसको क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। तो बताइए, सेल वॉल सबसे बाहर वाला लेयर हो गया, दूसरा क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। तीसरा क्या आता है बताओ? ये तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो स्ट्रक्चर आता है बताइए, सेल में युद्ध का मैदान किसे कहा जाता है? सेल में युद्ध का मैदान किसे कहा जाता है? तो सेल में युद्ध का मैदान मेरे ख्याल से आपको पता होगा, साइटोप्लाज्म को कहा जाता है, क्योंकि सारे मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो कहाँ चल रहे हैं बताइए? हमारे साइटोप्लाज्म में चल रहे हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये पूरी तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे क्या पाए जाते हैं बताओ? यदि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करूं तो इसमें क्या होगा? कोशिकांग प्रेजेंट होता है ना। और ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड हो जाता है, और ये जो सेंट्रल वाला पार्ट वेल डेवलप्ड है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसी को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसी को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या है केंद्रक झिल्ली, वेल डेवलप्ड होता है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। तो डीएनए होगा कि सबसे पहले क्रोमोसोम आएगा बताओ? सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम भी अनकंडेंस्ड फॉर्म में क्या कहलाता है? सबको पता होना चाहिए, क्रोमेटिन। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। जो एकदम गुथा हुआ स्ट्रक्चर होता है ना, तो क्रोमोसोम का अनकंडेंस्ड फॉर्म क्या कहलाता है? तो आंसर क्या है? क्रोमेटिड कहलाता है। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं, ये इस तरीके से क्रोमोसोम होगा, इसके अंदर क्या होता है बताओ? डीएनए। डीएनए होता है ये इस तरीके से। ह्यूमन में कितना मीटर डीएनए है? 2.2 मीटर डीएनए होता है।
मुझे बता सकते हो क्रोमोसोम का लास्ट पार्ट क्या कहलाता है? तो बताएगा क्रोमोसोम का लास्ट पार्ट क्या कहलाता है? क्रोमोसोम का लास्ट पार्ट क्या कहलाता है? जैसे ये क्रोमोसोम है ना, इसको अलग से स्टडी करते हैं, लेकिन याद रखना है क्रोमोसोम का लास्ट पार्ट क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया, टीलोमियर। बहुत सुंदर। आपको पता है टीलोमियर कैंसर के पीछे का कारण है? हाँ, टीलोमियर, यहाँ एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, इसी की वजह से क्या होता है बताओ? कैंसर होता है। आगे अपन पढ़ेंगे, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो कैंसर कैसे होता है। बताओ, ये जो होता है ना, इसे कहा जाता है टीलोमेयर, और ये कहलाता है टीलोमरेज। क्या कहलाता है? टीलोमरेज कहलाता है। याद करिए, क्रोमोसोम में जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसे कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है बताओ? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्रोमोसोम में नॉर कहाँ होता है? नॉर, या फिर इसी को सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये हर क्रोमोसोम में देखने को नहीं मिलता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर क्रोमोसोम में देखने को नहीं मिलता है, ये किसी किसी क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। तो याद रखो, ह्यूमंस में बता सकते हो, इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को नॉर कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। और ये जो ह्यूमंस में होता है वो सब क्रोमोसोम में होता है कि 13, 14, 15, एक खैर बाद में पढ़ाऊंगा, अभी याद रख लो 21, 22। इस नंबर के क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। बोला हर क्रोमोसोम में देखने को नहीं मिलता है, केवल और केवल याद रखना कुछ ही क्रोमोसोम में है जो ये रीजन देखने को मिलता है। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इसका काम आएगा। इसे कहते हैं कौन सा नंबर? 13, 14, 15, 21 और 22। ये वो नंबर है जो आपका, खैर आपके बुक में, आपके नोट्स में ये सब लिखा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर। जब आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना तो वहां पे सब लाइन लिखा है, लेकिन ध्यान रखना अभी। तो डीएनए के, हाँ, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है बताओ? ये क्रोमोसोम के अंदर क्या है बताओ? पूरा ये इस तरीके से हमारा डीएनए है। अब ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में कितने मीटर का डीएनए है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 2.2 मीटर का क्या होता है बताओ? डीएनए देखने को मिलता है। यहीं पर बहुत सारे मेम्ब्रेनस क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनेली होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होगा? राइबोसोम तो होबे करेगा, राइबोसोम तो होबे करेगा। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर आपने यहाँ देखना है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। बताओ राइबोसोम फैक्ट्री किसको बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री सब याद कर लेते हैं, लेकिन राइबोसोम फैक्ट्री में पूछूं तो क्या आंसर दोगे बताओ? यदि मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूं राइबोसोम फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम कौन बनाता है, तो आंसर क्या है? न्यूक्लियोलस। कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। तो मोटा मोटी एक क्या है बताओ? यूकेरियोटिक का स्ट्रक्चर बन गया है। सबसे बाहर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या है बताओ? साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे के सारे क्या पड़े हैं बताओ? कोशिकांग पड़े हैं। और ये वो जगह है जहां पर क्या चल रही है? मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या है बताइए? मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या बोला मैंने? यहां पर अब मेटाबॉलिज्म की बात हुई है तो मेटाबॉलिज्म, यदि मेटाबॉलिज्म दूं, यहां पर ग्रोथ दूं, यहां पर मैंने दे दिया है आपको रिप्रोडक्शन, और एक दे दूं मैं क्या बताओ? चेतना। अब जीवन की बात कर रहे हैं, इसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। अब मैं आपको बोलता हूं किसको आप जीवित बोलेंगे? लिविंग। लिविंग, लिविंग या फिर जीव किसे कहते हैं? अरे भैया, पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाता है लेकिन बच्चों को यही नहीं पता है कि जीव क्या है। तो क्या है जीव? एक शब्द में वर्णन करना है तो जीव किसे कहेंगे? कौन है जिंदा? जो मेटाबॉलिज्म करता है, जो ग्रोथ करता है, जो रिप्रोडक्शन करता है, जो सोचता समझता है। या फिर पांचवा ऑल भी तो लगा सकता हूं मैं। तो क्या आंसर लगाओगे बताओ इसका?
सेल बायोलॉजी जीवन की शुरुआत है, जीवन का बेसिक है, तो आप मुझे बताइए हम जीवित किसको कह देंगे, इनमें से कौन सा फीचर लगाना चाहेंगे? अरे पहले आंसर जो बोलिए वो ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी बोलो, ज्यादा सरल है। मेटाबॉलिज्म ज्यादा सरल है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो भैया टीला भी करता है। अरे रेत का टीला यदि इकट्ठा होते रहे तो वो भी तो क्या करता है, ग्रोथ कर रहा है। तो क्या हर ग्रोथ करने वाले को हम क्या कहेंगे बताओ, लिविंग स्ट्रक्चर थोड़ी कह देंगे, है ना? तो ग्रोथ आंसर गलत है। ग्रोथ लिविंग स्ट्रक्चर का परिभाषा नहीं है। रिप्रोडक्शन है क्या बताइए, क्या रिप्रोडक्शन है? तो रिप्रोडक्शन के बारे में यदि बात करें तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ये भी नॉन लिविंग का फीचर हो सकता है, इसलिए क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब बताओ कौन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता? अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं पूछता हूं खच्चर, तो खच्चर है, क्या वो बच्चा पैदा कर सकता है? हाँ, तो नहीं कर सकता। जैसे ड्रोन, ड्रोन किसको बोलते हैं पता है? हनी बी में जो मेल होता है ना, वो ये भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सबको पता है कि जो लड़का है वो तो अपनी माँ से बनता है ना, मधुमक्खी में जो लड़का है वो अपनी माँ से बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो इसको हम लिविंग, भाई यदि आप बोल देते कि लिविंग स्ट्रक्चर इज द डेफिनेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन करे, तो फिर ये तो नहीं है सर उस हिसाब से। और एक बात आओ, स्टेराइल फीमेल ऑफ ह्यूमंस, क्या ये जीवित है कि मृत है? बताइए। फिर ऐसे में तो ये जीवित नहीं है बोलोगे। अरे जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता उसको जीवित नहीं है बोलेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से। क्या बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, स्टेराइल फीमेल हो चाहे मेल हो, ऐसा नहीं फीमेल बस हो चाहे मेल हो, इन लोग फिर जीवित नहीं कहलाएंगे, इसीलिए तो ये डेफिनेशन गलत हुआ, ये जीवित का डेफिनेशन नहीं है। कॉन्शियसनेस माइंड, चेतना, बताइए। चेतना, मैंने कहा कि यदि कोई इंसान कोमा में है, कहा है बताओ, कोमा में है, तो उसको हम लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे? मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपने मुझे जवाब दिया, तो मैंने आपको जिंदा कहा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो क्या मैं आपको मुर्दा बोलूंगा? तो बताइए, क्या चेतना भी जो है वो इस लिविंग और नॉन लिविंग का फीचर है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी को जिंदा कहना है तो उसके शरीर में क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और जिसमें भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो वो जीवित है। तो बताइए, क्या इसका ब्रेन अभी मृत के जैसा है, कोमा में है, लेकिन इनके शरीर में अभी क्या चल रहा है, गोली दवाई दे रहे हो ना, मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है ना। भले ब्रेन का काम, ब्रेन क्या है बताइए, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक, और एक साथ कह दो तो इसे मेटाबॉलिक। तो आज के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन देना है तो क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, जिसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है वही क्या है बताओ, जीवित है। ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खच्चर जो होता है वो भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ड्रोन जो है हनी बी वो भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो खैर लिविंग स्ट्रक्चर की बात हो गई। ये प्रोकैरियोटिक, इसके बाद हमने क्या देख लिया बताओ, यूकैरियोटिक सेल देख लिया है। आप मुझे बता सकते जीन कहाँ होगा? जीन, मेन चीज तो बोलना ही भूल गए। हम लोगों ने कहां पर पहुंच गए, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। पहले तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड,
फिर उसका कंडेंस फॉर्म क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर फिर क्या होगा बताओ, जीन। बताओ डीएनए के अंदर क्या होगा बताओ, जीन होगा ना। और ये जीन जो है वो हमारे हर कैरेक्टर के लिए क्या है बताओ, रिस्पॉन्सिबल है। हर कैरेक्टर के लिए, हर लक्षण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है बताओ, जीन है ना। आपको पता होगा कि मेल और फीमेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, और क्या होते हैं 46। आगे प्रोसेस पढ़ेंगे मियोसिस, जिसमें ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 23, और ये क्या होगा 23, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बताओ, ये 46 हो जाएगा, है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए ये जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, इस नए बच्चे में दोनों का न्यूक्लियस सेम आता है, मतलब मम्मी का आधा आता है और पिता का क्या होता है बोलो, आधा आता है। सेंट्रियोल किसका आता है बताइए। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रियोल किससे मिलता है बच्चे को, तो क्या आंसर दोगे बताओ, सेंट्रियोल कहां से मिलता है। बढ़िया। और साइटोप्लाज्म किससे मिलता है, सेंट्रियोल चलो फादर से मिलता है, तो साइटोप्लाज्म किससे मिलता है। म, अरे सेंट्रियोल मदर से मिलेगा, सेंट्रियोल मेल से मिलेगा, और साइटोप्लाज्म किससे मिलता है, मां से मिलता है, याद रखिएगा। मां से ही पूरा साइटोप्लाज्म मिलता है। इस घटना को क्या बोलते हैं बताओ, मां से जो साइटोप्लाज्म मिलता है उस घटना को क्या बोलते हैं बताओ। बताओ बताओ, सोचो सोचो, क्या बोलते हैं। अरे इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताओ। नहीं पता, खैर ठीक है, नहीं पढ़े जेनेटिक्स, पुराने टाइम में उतना अच्छा हमारा हो नहीं पाया था, लेकिन इसीलिए इस बार अपन सेल बायोलॉजी से कर रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, और उसको पहले हमको क्या करना है वो लोग खत्म करना है। तो कोई भी संतान होती है तो न्यूक्लियस याद रखिएगा, न्यूक्लियस मेल और फीमेल दोनों से मिलता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो मेनली क्या है बताओ, मदर से ही मिलता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आ जाए कि साइटोप्लाज्म किसका होता है, तो सिर्फ मदर का होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस दोनों का होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म सिर्फ किसका होगा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, मदर का होगा, ध्यान रहेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लो। लेकिन जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इसके एप्लीकेशन पे भी बात करेंगे। किसके एप्लीकेशन पे, इसके। चलिए, तो अब हमने यहाँ तक के स्ट्रक्चर देख लिया है, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक देख लिया है। अब थोड़ा सा जो जो पढ़ा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेल की खोज, सेल की खोज बता दो भाई, सेल की खोज किसने की है। दूसरा,
स्मॉलेस्ट सेल बता दो, सबसे छोटा सेल कौन सा है। तीसरा, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है। हाँ, और सबसे लंबा सेल कौन सा है। और न्यूक्लियस की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज। लिविंग सेल किसने खोजा, लिविंग सेल किसने खोजा, लिविंग सेल किसने खोजा। सब आपके क्वेश्चन है। लिविंग सेल किसने खोजा था। इसके अलावा प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री हो गया। हमारे सेल का किचन घर किसको बोलते हैं, हमारे सेल का किचन घर किसको बोलते हैं, हमारे सेल का एनर्जी हाउस किसको बोलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या होने चाहिए बोलो, मुंह जुबानी याद होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, सेल थ्योरी किसने दिया, और ओमिनिस सेलुला ई सेलुला किसने बोला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला किसने बोला, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला किसने बोला था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की। चलिए बताइए भाई, तो सेल की खोज जो की थी वो किसने की थी बताओ, रॉबर्ट हुक, इन्होंने पहली बार खोजा था। और लिविंग स्ट्रक्चर की नॉन लिविंग, वो तो डेड सेल है ना, खुद मृत कोशिका है। स्मॉलेस्ट सेल में आप पीपीलो बताएंगे, या फिर ऑप्शन में जो रहेगा माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया है ना माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखना। लार्जेस्ट सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नर्व सेल। अच्छा, ये बता सकते हो ऐसी सेल जो डिवाइड ना करे, वो सेल डिवीजन में कौन से फेज में चला जाता है, बताओ। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। लिविंग सेल किसने खोजा था बताओ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लिविंग सेल के बारे में बात करें तो यही बताना है, लिविंग सेल किसने खोजा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। प्रोटीन फैक्ट्री तो सबको पता है, राइबोसोम को बोलते हैं। किचन घर किसको बोलते हैं, किचन घर सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। एनर्जी हाउस, बोलो एनर्जी हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कहलाता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल थ्योरी किसने दी थी बताओ, स्लीडन और स्वान। एक कष्ट आप लोग कर लेंगे कि कौन बॉटनीलॉजिस्ट है कौन जूलॉजिस्ट है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और ओमनिस सेलुला इस सेलुला किसने कहा था, तो हर कोशिका पूर्ण एग्जिस्टिंग सेल बनी है, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ओमिनिस सेलुला इस सेलुला और नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी यदि क्वेश्चन पूछेगा तो नॉल एन रस्का करके थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या किया था बोलो, खोजा था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की है यदि क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलेंगे, नॉल एन रस्का ने खोजा था। जी नॉट सेल, यस, कोई डिवाइड नहीं करता, वो सेल कहाँ चला जाता है, जी नॉट सेल में। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई सेल डिवाइड नहीं करती तो वो जी नॉट सेल में चली जाती है, तो बताइए क्या ये मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती है कि इनएक्टिव होती है, बताओ क्या ये मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती है कि इनएक्टिव होती है। देखो कोई भी सेल हो, डिवाइड करने से पहले वो कौन से फेज में होती है, जीवन फेज में, बस ऐसे ही बता रहा हूं, बाकी सेल में पढ़ेंगे। तो उसको डिवाइड करने के लिए मेटाबॉलिकली एक्टिव होना चाहिए, तो वो डिवाइड करे या ना करे। जैसे हमारा हार्ट सेल है, डिवाइड नहीं करता, तो वो कौन से फेज में मिलेगा हमको, जी नॉट फेज में मिलेगा। लेकिन वो क्या मेटाबॉलिक एक्टिव होता है कि नहीं होता है पूछेगा, तो बोलेंगे हाँ वो मेटाबॉलिकली क्या होता है बताओ, एक्टिव होता है करके बताएंगे। बोलो ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग वो स्ट्रक्चर है जिसमें मेम्ब्रेन भी है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं भी है, और जिसमें है तो डबल है। तो क्वेश्चन आता है ये बहुत कि कौन कौन से कोशिकांग हैं जो डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ऐसा टाइप से। तो एक बात पकड़ के चल लो, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये दो स्ट्रक्चर हैं जो डबल मेम्ब्रेन है भाई। डीएम मतलब डबल मेम्ब्रेन, एसएम मतलब सिंगल मेम्ब्रेन, और एनएम मतलब नो मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, दो चीजों का ध्यान रख लो, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और एक हमारा है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं, जबकि याद रखना है हमको राइबोसोम, क्या याद रखना है, राइबोसोम। एक याद रखना है हमको राइबोसोम, एक याद रखना है हमको न्यूक्लियोलस, और ये क्या याद रखना है हमको, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सुने हो, सेंट्रोसोम किसको बोलते हैं, सेंट्रोसोम गाइस, सेंट्रियोल जो होता है ना, वो दो सेंट्रियोल को एक साथ क्या बोलते हैं बताओ, सेंट्रोसोम कहते हैं। तो याद रखना, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और ये सेंट्रोसोम, ये नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता। अब इसके अलावा जो भी ऑर्गेनेली मिल जाए, याद नहीं रखना है, मतलब याद रखना है इसके अलावा जो भी मिल जाए वो सब क्या हो जाएगा बताइए, हमारा सिंगल मेम्ब्रेन हो जाएगा। चलिए बता सकते हो क्या क्या हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इसके अलावा वैक्यूल, वैक्यूल को क्या बोलते हैं हिंदी में, रिक्तिका। इसके अलावा आप लोग पढ़ते हैं क्या चीज लाइसोसोम, क्या पढ़ते हैं, लाइसोसोम। ये सब क्या है बताइए, हमारे सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मतलब कैसे स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इस दोनों के अलावा जो भी मिलेगा वो सब क्या है बताओ, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये गाइस हम लोग को क्या याद रखना है, कोशिकांग। कोशिकांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेली। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें क्या किए जाते हैं बोलो, पूछे जाते हैं। आइए अब करते हैं बोलो क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले मैं आपको बता दूं हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। देखो सीक्वेंस सिंपल सा है, पहले तो सबसे बाहर क्या आएगा बताओ, सेल वॉल। तो पूरी बातचीत पहले सेल वॉल की होगी, फिर किसकी होगी बताओ हमारी बातचीत, बताओ सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलेंगे साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तो ऑर्गेनेली में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं वो सब चीजों को यहाँ पर स्टडी करेंगे, सारे ऑर्गेनेली को। तो कुल मिला के हमको ऑर्गेनेली पढ़ना है, हर एक एक ऑर्गेनेली को। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ, है ना, समझाने के लिए कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर से ये इस तरीके से क्या लगा होता है सबको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
बोलो ठीक है, ये ऐसा। अब जैसे ये इसको पढ़ रहे हैं, ये पूरा खत्म हो जाएगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। यहां पर हमारे क्या होते हैं बताओ, सिस्टर्नी होंगे, बताओ ये, है ना। ये हमारा क्या है बताओ, गोल्गी बॉडी, समझ लो। मतलब हम पढ़ेंगे किस सीक्वेंस में बता रहा हूं। जैसे ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया हमारा गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी के बाद यहीं पर आता है हमारा लाइसोसोम, और उसके बाद यहीं अपन पढ़ते हैं वैक्यूल। तो इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। देखो इसमें ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, लास्ट में न्यूक्लियस पढ़ेंगे, लेकिन ये तो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है, लिख लेना। कौन, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं बताओ, ये क्वेश्चन लिखाना भूल गया था। ट्रैफिक पुलिस, हमारी सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन है, हमारी सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन है पूछेगा ना, तो गोल्गी बॉडी है। तो ये सीक्वेंस है जो हमको क्या रखना है, बोलो ध्यान रखना है, इस सीक्वेंस में हमको चलना है, बोलो ठीक है। चलिए, तो ये हम पढ़ेंगे सबसे बाहर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, जो न्यूक्लियस बोल रहे हो ना, पूछेगा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो आंसर नहीं लगाना है। क्यों बताऊं, डबल मेम्ब्रेन यूनिट है वो, स्ट्रक्चर नहीं है, डबल मेम्ब्रेन यूनिट है, बताएंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या रहेगा बताओ, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन रहेगा। इसके अलावा जो बोल रहे हो ना, तो डबल मेम्ब्रेन यूनिट बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन 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 लगा लेते हैं फटाफट। चलो पहले सिंपल क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल, किसमें सेल लैक सेल नहीं होता है, कौन सा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है इसमें, ह्यूमन है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, वायरस क्या है बताओ। लैक सेल है, मैंने बताया है, ये आप भी जानते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है, बोलो ठीक है। दूसरा क्या है बताओ, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल बताना है। तो लॉन्गेस्ट सेल में क्या रहेगा, ऑस्ट्रिच एग नहीं। देखो यहां से सब क्वेश्चन बन गया, यहां से सब क्वेश्चन बन गया। सबसे बड़ी सेल का नाम बताओ, तो सबसे बड़ी सेल हो गया हमारा एग ऑस्ट्रिच, सबसे लंबी में नर्व सेल, सबसे छोटी में माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैच्योर आरबीसी में क्या नहीं होता। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मैच्योर आरबीसी में क्या नहीं होता, तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ध्यान रहेगा। यदि क्वेश्चन आ जाए मैच्योर आरबीसी जो होता है उसमें क्या नहीं होता है, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है हु गेव फाइनल शेप ऑफ, सेल थ्योरी के बारे में फाइनल किसने बोला था, सेल थ्योरी को फाइनल किसने बताया था।
तो आप लोगों ने क्या लगाया होगा आंसर बताओ, स्लीडेन और स्वॉन। यदि सेल थ्योरी कहा जाए तो आप ये लगाएंगे ना, स्लीडेन और स्वान। लेकिन यहां पर लगाएं क्या, फाइनल टच जो लास्ट में कहा वो कहा था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमिनिस सेलुला ई सेलुला जो कहने वाले थे वो कौन थे बताओ, हमारे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। हर कोशिका प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, इसका मतलब है किसका, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का हर कोशिका प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। बाकी तो ये कल पढ़ेंगे अपन लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन बताओ, सिक्स्थ। कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। अरे ये तो सब होगा ना भाई, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। कई लोग इसको क्या सोच लेते हैं पता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सोच लेते हैं। अरे ये दोनों यूकैरियोटिक ही है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ किसका बना होता है, सेलुलोज, नन्ना, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड। अच्छा लिपिड का भी क्वेश्चन अभी तो कल पढ़े रहे थे, लेकिन याद रखना लिपिड में भी जो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मेन लिपिड होता है, तो फॉस्फोलिपिड याद रखना है गाइस। तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड याद रखेंगे, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है बताओ हमारा। अच्छा हाँ हाँ, फोर्थ होगा प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, सॉरी और सम कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी तो होता है, भले थोड़ा सा रहे लेकिन होता तो है। फोर्थ इस करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको तो पढ़ेंगे बाद में। ये बताओ लिपिड कैसा अरेंज्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कैसा अरेंज होता है, मोनोलेयर नहीं। अब इसको पढ़ाया नहीं हूं लेकिन फिर भी याद रखना है कि जो हेड वाला है वो बाहर होता है, पानी के साइड होता है, और टेल वाला जो होता है वो क्या होता है, अंदर होता है। तो पोलर हेड, और इसको पोलर बोलते हैं, और दूसरा वाला क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो पोलर हेड आउटसाइड एंड बाइलेयर विथ नॉन पोलर टेल आउटसाइड। तो पोलर हेड क्या होता है बताओ, आउटसाइड होता है। क्लियर। इसको पानी से प्यार करने की, खैर ये सब के बारे में अभी पढ़े नहीं है, तो इन सबको नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें ये डिस्कस करेंगे सबको, ठीक है, कि कौन कौन सा लेयर पानी से डरता है और पानी से प्यार करता है, ये सब के बारे में। बाकी ये वही सब अंदर का है, अपन लोग अभी बाहर के स्ट्रक्चर्स को बस क्या किए हैं बताओ, टच किए हैं एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से। अब मैं एक क्वेश्चन जो पूछने वाला हूं, कहाँ गया यार वो, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आता है, ये बता रहा था। ये वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर ये 34, ये वाला पढ़े, इसका आंसर बताएं क्या होगा। 34 का आंसर बताएं, 34। थर्ड बढ़िया। कैसे काटते हैं ऐसे, थर्ड थर्ड कैसे होगा, सेलुलर ऑर्गेनेली विथ मेम्ब्रेन आर बोल रहा है। देखो जहां जहां
राइबोसोम है उसको तो काट दो, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही राइबोसोम जो है नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आएगा तो हमारा क्या चला जाएगा, ये बोलो, फर्स्ट चला जाएगा। तो पूछेगा सेलुलर ऑर्गेनेली विथ मेम्ब्रेन आर, किसमें मेम्ब्रेन होता है पूछेगा, तो मेम्ब्रेन किसमें होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। ठीक, ध्यान रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और अच्छा, आप लोग 33 बता डाले होगे, 33 का आंसर क्या होगा, विच फॉलोइंग नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, मीजोजोम, वैक्यूल, आंसर क्या है, राइबोसोम। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बाकी लाइसोसोम, ये सब क्या है बताओ, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक बात बताओ, मीजोजोम किसमें देखने को मिलेगा बताओ, ये सब कल पढ़ेंगे। मीजोजोम किसमें देखने को मिलता है, यूकेरियोटिक में मिलेगा कि प्रोकैरियोटिक में मिलेगा बताओ, मीजोजोम किसमें देखने को मिलता है, यूकेरियोटिक की प्रोकैरियोटिक। याद रखना, मीजोजोम जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है और इनर फोल्डिंग होता है, इनर फोल्डिंग होता है प्रोकैरियोटिक में, ये इनर फोल्डिंग देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये था हमारा सेल बायोलॉजी, क्या था बताओ, सेल बायोलॉजी की आज पहली क्लास। अब उसके बाद हम लास्ट 5 मिनट्स में हर दिन वो चीजों को ध्यान रखेंगे जो हमको आज से जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक के क्या रखना है बोलो, याद रखना है। अब याद रखने वाली चीज को ऐसा नहीं है कि वही चैप्टर आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा, आपको याद रखने वाला हर दिन हम आपको 5 मिनट में बताएंगे कि आपको रोज क्या क्या याद रखना है, जो डाटा है बायोलॉजी में डाटाबेस क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखना है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जो हमारे जंगल है उनको क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, जंगल काटा जा रहा है, मतलब सीधा सीधा बायोडाइवर्सिटी क्या होगा बोलो, लॉस होगा। अब यदि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाने के लिए बताइए कौन कौन सा टेक्निक या कौन कौन सा तरीका है, बताइए। एक्स-सी2 है और एक क्या है बताओ, इन-सी2 है। मुझे बता सकते हो एक्स-सी2 और इन-सी2 कंजर्वेशन क्या होता है। देखो, यदि कोई जीव है और वो खतरे में है तो उसके ही नेचुरल या प्राकृतिक आवास को संरक्षित कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं एक्स-सी2। और कहीं बाहर से लाके के स्पेशल एरिया में उसको संरक्षण देना क्या कहलाता है बताओ, इन-सी2। तो प्राकृतिक आवास को ही संरक्षण कर देना क्या कहलाता है बताओ, हमारा एक्स-सी2। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहला आता है हॉट स्पॉट। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं हमारे इंडिया में कितने हॉट स्पॉट है, देखो एनसीईआरटी के हिसाब से 34 है और करेंटली अभी कितने हो गए हैं, 37। और टोटल ना, और इंडिया में पूछूं तो कितने हैं, तो 3। ये डाटा याद रखिएगा भाई। अब सर हमको क्या लगाना है ऑप्शन में, तो बताओ 34 लगाओगे, 37 लगाओगे या 3 लगाओगे, सॉरी 34 या 37, इंडिया में तो फिक्स है 3 है। तो याद रखना, आपका स्टेट का एग्जाम है तो आपको क्या करना है बोलो, व्यापम के हिसाब से आंसर देना है, करंट वाला डाटा। ठीक है ना, तो करंट डाटा लगाएंगे, कितने हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट समझते हो, जहां पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया में 3 है, नाम जरूर लिख लेंगे भाई। दूसरा आता है नेशनल पार्क, ये डाटा है जो आपको याद रखना है। कितना नेशनल पार्क है बताओ, एनसीईआरटी के हिसाब से 90 और करंट डाटा के हिसाब से कितना हो गया है, 107। और छत्तीसगढ़ में आपको 3 नाम याद रखना है ना।
तीन नाम याद रखेंगे, कहाँ कहाँ पर है। एक कांकेर में है, सुना होगा। एक कहाँ है, कोरिया में है, और एक और कहीं है, देख लेना, इंद्रावती है शायद, है ना। तो याद रखो, नेशनल पार्क के बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को? वन्य जीव अभयारण्य। और एक होता है नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं बताइए? और एक होता है, ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से 448 है, और करेंट डाटा में ये 500 प्लस चला गया है। और एक है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है ना कितने हैं? एनसीईआरटी के हिसाब से 14 है, लेकिन करंट डाटा कितना हो गया है? 18। ये डाटा याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है ना छत्तीसगढ़ में? बताओ, बताइए छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, और एक तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? बाकी तो कोशिश आपको 18 याद रखना है, लेकिन याद रखना है ये सब चीजों को भाई। ये सब हमारे क्या है बताइए? XC2 है। क्या है बताओ? XC2 है। तो छत्तीसगढ़ में तो याद रखना है अचानक मार्ग। अचानक मार्ग। और मध्य प्रदेश में याद रखना है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में क्या याद रखोगे? पचमढ़ी। बहुत अच्छा जगह है यहाँ पर, है ना। हाँ, मुंगेली। अचानक मार्ग ये उसी एरिया में आता है ना, मुंगेली जिला में। और ये मध्य प्रदेश में क्या याद रखना है बोलो? पचमढ़ी याद रखना है। तो 18 है, बाकी 16 आप लोग को आपके बुक में सब दिया हुआ है, नोट्स में लास्ट में। इसके अलावा XC2 में और आता है पवित्र उपवन। XC2 में और एक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पवित्र उपवन। पवित्र उपवन या इसी को सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। इसी को सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। पवित्र उपवन वो होते हैं जहां पर लोगों की आस्थाएं, पेड़ पौधे, जंगलों, यहाँ वन्य जीवों के लिए क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। एक पवित्र आस्था होता है, स्पिरिचुअलिटी रहती है वहां पे। तो ऐसे जगहों को पवित्र उपवन कहते हैं। नाम बता सकते हो? अभी अभी जो सबसे ज्यादा कटाई चल रहा था वो पहले नंबर पे है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसको लोग आस्था के रूप में देखते हैं, और थोड़ा सा उसके लिए क्या हुआ बोलो, उसको काटेंगे बोले तो लोग उस पर बवाल मचा दिए। अभी पता है? तो पहला जो पवित्र उपवन है आप सभी जानते हैं, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। इसको बोलते हैं अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। पहला था पवित्र उपवन। दूसरा जो है क्या बोलते हैं, खासी एंड जयंतिया। ये है खासी एंड जयंतिया इन मेघालय। मेघालय का है ये पवित्र उपवन है। और याद रखना है वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। याद रहेगा ये, पश्चिमी घाट इन कर्नाटका और महाराष्ट्र। और हमारे छत्तीसगढ़ में बता सकते हो कौन से सेक्रेड ग्रोव्स है? देखो जितने भी सेक्रेड ग्रोव्स हैं, पता नहीं इसको क्यों काटा जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सेक्रेड ग्रोव्स है बताइए?
हमारे छत्तीसगढ़ में 2 सेक्रेट ग्रुप्स है, एक का नाम है बस्तर और एक का नाम है चंदा। नहीं, चंदा तो मध्य प्रदेश का है, सरगुजा। तो याद रखिएगा ये 2 नाम, छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा, ये दोनों हमारे छत्तीसगढ़ के पवित्र उपवन है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में याद रखेगा चंदा, याद रखेगा चंदा। ये सब एनसीईआरटी डाटा है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे कुछ क्या है बताओ, ये पवित्र उपवन है। और ये सारे के सारे तरीकों से हम इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, जहां पर हम उनके प्राकृतिक आवास को ही क्या कर रहे हैं बताओ, संरक्षित कर रहे हैं। ऐसे जगहों को क्या कहा जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। और इन सीटू में बात करेगा तो क्या बताओगे, इन सीटू में क्या बोलोगे? जैसे कानन पेंडारी जानते हो ना, बिलासपुर का, तो वो क्या है बताओ, जूलॉजिकल पार्क है, इसको बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। वैसे ही बॉटनी से रहेगा, प्लांट से ही रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, बॉटनिकल गार्डन या बॉटनिकल पार्क कहेंगे। इसके अलावा हम प्लांट बनाते हैं, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, है ना, टोटेपोटेंसी वगैरह। इसके अलावा आता है सीड बैंक। इसके अलावा याद रखना है आपको क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन वो तरीका है जिससे हम किसी भी गैमीट को कई वर्षों तक लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या रख सकते हैं बताओ, सुरक्षित रख सकते हैं कई वर्षों तक। तो ये सारा का सारा जो है वो क्या है बताओ, हमारा इन सीटू है। तो एक क्वेश्चन यहां से तो हर साल बनता ही है, एक क्वेश्चन आपको इस साल लेक्चरर में भी आया था, इन सीटू एक्स सीटू वाला। तो याद रखना है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये डाटाबेस है। तो डाटाबेस वाले को तो अपन को ऐसा थोड़ी कि आएगा तो पढ़ेंगे, इसको रटते रहना है। मैं रोज आपसे कुछ ना कुछ पूछूंगा। नेशनल पार्क कम से कम 10 से 15 याद रखना है, मैं बता दूंगा क्या क्या है। फिलहाल आज के लिए तो हमारा ये हो गया है, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्म में। तो पढ़ते रहिए। ये वाला यदि आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। स्कैन कर लीजिएगा, बाकी मैं ग्रुप में इसी को डाल दूंगा, यदि अभी तुरंत स्कैन करना है तो कर लेना, बाकी इसको पीडीएफ फॉर्म में जो ये नोट्स है इसको आप ले सकते हैं। बाकी आप स्कैन करना है तो इसको करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, टाइम 7 बजे हो सकता है क्या? सुबह एकदम 7 बजे मैं मैसेज करता हूँ ना थोड़ी देर में, है ना, मतलब दोपहर तक बताता हूँ यदि हो पाएगा तो, ठीक है। अभी मेरा मतलब कंफर्म है नहीं 7 बजे, क्योंकि पॉसिबल शायद हो जाएगा, है ना, टाइम टेबल को बना लेंगे अभी, लेकिन अभी रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। मैं अभी बताता हूँ दोपहर को क्या हो जाएगा, आप लोग या तो बता देना बाद में, जो भी कंफर्टेबल टाइम रहे, है ना। शाम वाला मेरा एक बैच खाली होगा ना, तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे, तो टाइम एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल कल तो 8 बजे ही रहेगा अभी, ठीक। हाँ हाँ, मैं समझ गया, 9 बजे आपको स्कूल जाना रहता है। मैं एक बार आप लोग से कॉल करके बात कर लूंगा, है ना, तो ठीक है, बात कर लेंगे, बना लेंगे उसको, ठीक है। स्कूल जाना रहेगा तो
हिसाब से देख लेंगे, ठीक है।